एक समय था जब हम लोग ये मानते थे कि डॉक्टर, पुलिस और वकील के चक्कर में जो भी फंसा वो जिंदगी से हाथ धो बैठा है। ना तो वो घर का रहता है, ना वो घाट का रहता है। लेकिन इस कोरोना टाइम में डॉक्टरों ने और पुलिस ने अपनी बहुत सारी उनके प्रति जो छवि बनी हुई थी, जो बहुत सारी बातें लोगों के मन में थी, उन्हें काफी हद तक दूर कर दिया है। आप उनको ले सकते हैं या बहुत समय पहले अगर आप सरकारी व्यवस्था देखें तो उस सरकारी व्यवस्था में कितना लचर कार्य प्रणाली रहा करती थी। उस कार्य प्रणाली में एक ही कार्य को करने में महीनों सालों गुजर जाते थे। अगर आप आज भी कानून व्यवस्था को देखें तो यहाँ पर ये प्रणाली बिल्कुल सही साबित होती है। कोर्ट में जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन केस खत्म नहीं होता। सिर्फ तारीख तारीख और सिर्फ तारीख ही मिलती है। सब इसमें पता नहीं, लेकिन न्याय किसी को नहीं मिलता और जिसको न्याय मिलता है वो शायद शक्ति के बल पर मिलता है, शायद प्रभाव के बल पर मिलता है। लेकिन सामान्य आदमी, जो आम जनता है, वो अपने हक के लिए बहुत समय तक लड़ाई लड़ती है और जिंदगी खत्म होने को आती है पर न्याय नहीं मिलता। उम्र बीत जाती है पर आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर कभी नहीं मिलता। यहाँ पर ऐसी ही लचर व्यवस्था की जो सरकारी विभाग की ओर संकेत करती है, ऐसे ही आज हम एक पाठ को पढ़ेंगे जिसमें सरकार की पुरानी लचर व्यवस्था को दिखाया गया है। और ये एक व्यंग कथा है। सरकारी कार्य प्रणाली पर लेखक ने व्यंग किया है। जामुन का पेड़, लेखक कृष्णचंद्र द्वारा लिखी गई ये कहानी है। ये बहुत ही अद्भुत और बेहद रोचक कहानी है। अगर आप पढ़ेंगे तो अंदर से तो आपको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन कार्य करने वाले अधिकारियों की आंखों में ना तो कोई चिंता का भाव है, ना उनके कानों में कोई जूं रेंगती है। आम जनता तड़पती है, पिसती है, मरती है, लेकिन वो न्याय नहीं मिलता और न्याय गुहार लगाते लगाते वो अंत में मर ही जाती है। जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर बीना शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम ग्रेड 11 के एक बहुत ही रोचक और फेमस कहानी है जामुन का पेड़, और इस कहानी का सारांश आज हम पढ़ेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपके साथ सार के बाद डिस्कस करूंगी। चलिए पाठ की ओर चलते हैं। जामुन का पेड़ एक व्यंग कथा है। इसमें सरकारी बाबुओं और अधिकारियों की विभागीय कार्यवाही के कारण दम तोड़ते मनुष्य की व्यथा की कहानी है। कैसे न्याय की गुहार लगाते लगाते एक सामान्य आदमी के प्राण चले जाते हैं परंतु उसे न्याय नहीं मिलता। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। रात को बहुत तेज आंधी चली और सचिवालय के लॉन में खड़ा हुआ जामुन का पेड़ गिर गया। सवेरे माली ने देखा कि एक आदमी उस पेड़ के नीचे दबा पड़ा है। माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को और क्लर्क ने सुपरिटेंडेंट को। चारों ओर भीड़ जमा हो गई। क्लर्कों को जामुन के मीठे फलों की याद आने लगी। जामुनों के लिए अफसोस करने लगे। तभी माली ने दबे हुए आदमी की ओर ध्यान दिलाया। जब चपरासी ने जाकर क्लर्कों को सूचना दी, वो याद कर रहे हैं कि कितने जामुन मीठे होते थे इस पेड़ के और अब हमें वो खाने को नहीं मिल पाएंगे। उन्हें जामुन के जाने का बड़ा अफसोस हुआ। तभी माली उनको ध्यान दिलाता है कि इस पेड़ के नीचे कोई एक आदमी भी पड़ा है। चपरासियों ने कहा कि यह अब तक मर चुका होगा। दबे हुए करहात आदमी की करहाती हुई आवाज आई, नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ। माली ने सुझाव दिया कि अगर सुपरिटेंडेंट आज्ञा दे तो वे सब मिलकर दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। क्लर्कों ने हामी भर दी। सुपरिटेंडेंट ने कहा कि वह अंडर सेक्रेटरी से पूछ ले। अंडर सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से और जॉइंट सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी से और चीफ सेक्रेटरी ने मंत्री से पूछा। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट से, जॉइंट ने डिप्टी से, डिप्टी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा और इस तरह फाइलें चलती रहीं। आधा दिन बीत गया। आप देखिए कहाँ से, जैसे सरकारी विभाग, ये मेरे टेबल का काम नहीं है, दूसरी टेबल का काम है, दूसरा कहता है तीसरी टेबल का काम है, तीसरा चौथी को, पांचवी, छठी। अंत में मंत्री जी के पास जब जाता है तो मंत्री जी फिर पांचवे से कहते हैं, पांचवा फिर चौथे से कहता है, चौथा तीसरे से दूसरे में पहला आते आते आधे से ज्यादा दिन बीत गया। दोपहर को भीड़ में खड़े लोग पेड़ को उठाने लगे। लोगों की इंसानियत जागी। कोई नहीं उठा रहा तो बेचारे लोग इकट्ठे हो गए। तभी सुपरिटेंडेंट ने आकर बताया कि यह काम कृषि विभाग का है। यानी कि सुबह से लेके दोपहर तक के कार्यक्रम का निचोड़ ये निकला कि ये काम कृषि विभाग का है। वह शीघ्र ही इसकी फाइल कृषि विभाग को भेज रहे हैं। सुबह से जहाँ तक गई थी वहाँ से खाली लौट आई। अब वो फाइल कृषि विभाग को जा रही है। कृषि विभाग से उत्तर आया
कि पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, अतः उसे उठाना कृषि विभाग का काम है। शाम को फैसला हुआ कि ये फलदार पेड़ का मामला है, अतः इसे हॉर्टिकल्चर विभाग में भेजा जाना चाहिए। चूँकि ये फलदार वृक्ष है, इसीलिए इसे हॉर्टिकल्चर विभाग में भेजा जाना चाहिए। रात को उस पेड़ को पुलिस की बड़ी निगरानी में रखा गया। माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। बेचारा माली जो सबसे नीचे जगह था, उसमें इंसानियत जागी। वो निकालने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने उसे मना कर दिया। फिर भी उस आदमी को उसने खाना खिलाया। आदमी ने बताया कि वह लावारिस है, उसका कोई संबंधी नहीं है, वो अनाथ है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है। और अगले दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से उत्तर आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम चल रही है और इसीलिए जामुन के फलदार पेड़ को काटने की इजाजत कदापि नहीं दी जा सकती। मतलब अब पेड़ गिरा है तो उसको काट कर अलग नहीं किया जा सकता। एक मनचले आदमी ने सुझाव दिया कि अगर पेड़ नहीं काट सकते तो आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए, इससे पेड़ भी बच जाएगा और दबे हुए आदमी ने भी आपत्ति नहीं की, इससे वह मर जाएगा। मनचले युवक ने कहा, आजकल प्लास्टिक सर्जरी उन्नति कर चुकी है, कोई बात नहीं, अगर कट भी गया तो हम प्लास्टिक सर्जरी इसकी हो जाएगी। अतः इसी आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो बाद में उसकी सर्जरी हो सकती है। इस बात पर उसकी फाइल मेडिकल विभाग में भेज दी गई कि क्या सर्जरी हो सकती है। वहाँ से रिपोर्ट आई कि और सारी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो जाएगा किंतु आदमी मर जाएगा। अतः यह फैसला भी रद्द हो गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी को बताया कि उसके केस पर सभी सेक्रेटरी आपस में बात कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है और मीटिंग एक होने वाली भी है। दबे हुए आदमी ने गालिब का एक शेर सुनाया, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तुम काम करोगे ये तो सही है, लेकिन काम कब करोगे, उद्धार कब होगा, उस इंतजार में कहीं हम ही फना ना हो जाएं, कहीं हम ही खाक ना हो जाएं। यह सुनकर माली ने हैरान होकर पूछा कि क्या वह कोई शायर है। दबे हुए आदमी ने सिर हिलाया। फिर क्या था, सारे सचिवालय में खबर फैल गई। शहर के सारे कवि इकट्ठे हो गए। वे उसे अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। यहाँ तक कि सचिवालय की सब कमेटी ने फैसला किया कि दबा हुआ आदमी कवि है, अतः यह कल्चरल विभाग का मामला है और अतः यही विभाग उसे फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाए। अब चूंकि ये कवि है तो जो कल्चरल डिपार्टमेंट है, जो सांस्कृतिक विभाग होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने कवि महोदय के पेड़ के नीचे से उनको निकाल लें और उनको मुक्ति दिलाएं। फाइल फिर कल्चरल विभाग के अनेक विभागों से होती हुई साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंची। वह स्वयं उसका इंटरव्यू लेने आया। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका नाम ओस है। कुछ दिनों पहले ही उसका गद्य संग्रह ओस के फूल छपा है। यह सुनकर सचिव ने आश्चर्य प्रकट किया कि इतना महान लेखक अकादमी का सदस्य क्यों नहीं है। आदमी ने कहा कि पहले उसे पेड़ से तो निकाला जाए। सचिव ने बंदोबस्त करने का भरोसा उसको दिला दिया। अगले दिन उसने आकर सूचना दी कि उसे सरकारी साहित्य अकादमी का सदस्य बना दिया गया है। मिठाई खिलाई गई उसको, पर पेड़ से नहीं निकाला गया। उसे साहित्य अकादमी का सदस्य बना दिया गया। कवि था, अच्छा लेखक था और शायर भी था। उसने रचना भी लिखी, उसकी रचना छप भी गई और उसके सम्मान के रूप में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष ने उसका इंटरव्यू भी लिया और उसको सदस्य बनाकर उसको मिठाई भी खिलाई, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं समझी। दबे हुए आदमी ने पेड़ से निकालने की बात दोहराई तो उसने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। उसने कहा कि ये मेरे हाथ का काम नहीं है, मैं तुमको निकाल नहीं सकता, लेकिन मैं सदस्य बना सकता हूँ और उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। कहा कि हाँ, अगर तुम मर गए तो हम तुम्हारी बीवी को वजीफा दिला सकते हैं। वैसे पेड़ काटने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट विभाग को शीघ्र कार्रवाई के लिए लिख दिया है। अब अधिकारी कहते हैं कि अगर तुम मर जाते हो तो हम तुम्हें वजीफा दिला देंगे और वन विभाग जो होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है, उसको हमने खबर भेज दी है। अगले दिन फॉरेस्ट विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर वहां आए, परंतु उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया क्योंकि यह पेड़ 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने लगाया था। अगर यह कट गया तो उनके साथ संबंध बिगड़ जाएंगे। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से वापस आ गए हैं, अब वे ही फैसला सुनाएंगे। शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने की अनुमति दे दी। तब जाकर फाइल पूरी हुई और इसी के साथ दबे हुए आदमी की सांसें भी पूरी हो गईं।
24 घंटे से ज्यादा वो उस पेड़ के नीचे दबा रहा। आप देखिए इस पाठ में मैं कितने सहज तरीके से इसकी कहानी की तरह इसको सुना गई, लेकिन इस कहानी में कितना दर्द छिपा है, कितनी मानवीयता की हदें गिरी हैं, कितनी इंसानियत शर्मिंदा हुई है और कितने हमने अपने ही कार्यों को, अपने जो ईमानदारी है, निष्ठा है, कर्तव्य निष्ठा है, सत्यपरायणता है और अपना धर्म, सबसे ऊंचा मानवीय धर्म, हमने सबको ताक पर रखकर सिर्फ अपने स्वार्थकारों की सीमा और अकर्मण्यता को ही मान्य माना। हमने एक इंसान को नहीं, इंसानियत को मार डाला और हम बहुत कुछ कर सकते थे और लेकिन हमने कुछ नहीं किया। ऐसा ही व्यंग कक्षा 10 में जॉर्ज पंचम की नाक में भी था, जहाँ जिंदा आदमी की नाक काटकर लगा दी गई थी। तो सरकारी विभाग की जो लचर व्यवस्था है उसमें आम आदमी कभी भी न्याय नहीं पा पाता और यही व्यंग, यही तीखा दर्द, यही चोट इस कहानी को सुनकर हमें लगती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे आती हूँ मैं। कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? कृषि विभाग वालों ने जामुन के पेड़ को काटने का मामला हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के लिए कहा था। फलदार पेड़ है और इसका संबंध कृषि से ना होकर उद्यान कृषि से है और उन्होंने फलदार वृक्षों को, जो अच्छे फल देते हैं, उन वृक्षों को काटने के लिए अनुमति नहीं दी है। इसलिए हम इस जामुन का पेड़ है उसको हम नहीं काट सकते। इसमें कौन कौन से विभागों की पाठों में, इस पाठ में किन किन विभागों की चर्चा हुई है? देखिए, व्यापार विभाग, एग्रीकल्चर विभाग, हार्टिकल्चर विभाग, मेडिकल डिपार्टमेंट, कल्चरल डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और विदेश विभाग। प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री सब इसमें शामिल हो गए। इतने लोगों के होते हुए भी एक व्यक्ति के प्राण चले गए। कहानी में 2 प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों को यह संकल्प दोनों बार किस किस वजह से भंग होता है? देखिए, पहला प्रसंग था जब सचिवालय के क्लर्कों ने पेड़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा आया। उसने कहा व्यापार विभाग के अंतर्गत ना आकर कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, अतः वे इस मामले को जल्दी ही कृषि विभाग के पास भेज रहे हैं। और दूसरा आया कि फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी पेड़ को काटने के लिए आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे, तब भी उनको पेड़ काटने का आदेश ना दिया, उनको मना कर दिया गया कि पेड़ नहीं काट सकते वो, और विदेश विभाग का जैसे ही आदेश आएगा वैसे ही वे पेड़ काट सकते हैं। क्योंकि ये पेड़ पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने लगाया था, इसीलिए अगर ये पेड़ काट दिया गया तो उनसे हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। जब भी कोई बाहर से आता है, कोई वीवीआईपी आता है, तो वृक्षारोपण करवाया जाता है। उसे मोमेंटो कह सकते हो, उनके आने की स्मृति का एक चिन्ह कह सकते हो। और इस तरह से वो हमारे, जिस तरह से पेड़ बढ़ता है उसी तरह से शायद उस राज्य से हमारे संबंध भी बढ़ते हैं और देश को मिलने वाली सहायता भी समाप्त हो सके। ये बात यहाँ पर उठाई गई। यह कहना कहाँ तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। यह कहानी हंसाते हंसाते दर्द देती है, तकलीफ देती है। जिनके अंदर संवेदनाएं हैं वो इस कहानी से कभी हंसेंगे नहीं। कहानी की शुरुआत से अंत तक लेकर सिर्फ एक करुणा की अंतर्धारा बह रही है। एक दर्द है, एक तकलीफ है, पेड़ के नीचे दबे आदमी की आंसुओं में, तकलीफों में, कराह में सुनाई देती है। कहानी का आरंभ भी एक करुणाजनक दृश्य से होता है। वास्तव में क्लर्क, अधिकारी, विभाग, फुअड़ हरकत और उनकी करुणा रहित बातें इस भाव को और गहरा कर देती हैं। क्लर्क जामुन के रसीले फलों का चटकारा तो ले रहे हैं, पर पेड़ के नीचे दबे मनुष्य की कराहट उनको सुनाई नहीं देती। मनचले नवयुवक पेड़ को बचाने के लिए आदमी को ही काट देने की सलाह देते हैं। करुणा और हास्य अपने चरम पर होते हैं। यानी कि आप सोचिए कैसे कैसे आइडिया लोग देते हैं। पेड़ को छोड़ो, आदमी को 2 हिस्सों में काट दीजिए। अब ये कैसा आइडिया था कि इस पे हंसना भी चाहे तो हंसी ना आए, लेकिन उस आदमी की मूर्खता पर जरूर हंसी आएगी। इस प्रकार इस कहानी में करुणा और हास्य का एक अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है। माली और चपरासी ने पेड़ के नीचे दबा आदमी देखकर उसकी सहायता क्यों नहीं की? वे अपने अधिकारियों को बताने क्यों चले गए? माली और चपरासी दोनों ही सचिवालय के अन्य कर्मचारियों के समान कागजी कार्यवाही के पक्के भक्त थे। वे काम से बचना और अपने से ऊपर के अधिकारी को प्रसन्न रखना बखूबी जानते थे। वे कोई निर्णय स्वयं नहीं लेना जानते थे और इसीलिए सचिवालय की कार्यशैली ने उन्हें यह सिखा दिया था
कि अपनी इच्छा से काम करोगे तो सारी जिंदगी जवाब तलब में ही बीत जाएगी। बड़ा अधिकारी एक एक बात पूछेगा और बात ऊपर तक जाएगी, और अफसर से बैर मोल लेने का मतलब तो तुम समझ ही सकते हो। और दूसरे वे हृदयहीन थे। आज भी मेरे सामने एक ऐसा प्रसंग है। पोस्टमार्टम विभाग में किसी एक बड़े बेटे की डेथ हो गई। जवान बेटा, 24-25 साल का जवान बेटा गया। पोस्टमार्टम से जब उसकी बॉडी को लेकर आए, जो जैसे अस्पतालों में कुछ मांगते हैं, टिप देते हैं कि कुछ देकर जाइए, बॉडी लेकर जा रहे हैं और उनसे भी जो चौकीदार है वहाँ का, वो टिप मांग रहा है। तो एक बार को तो इस बात ने हिला दिया, लेकिन जब दूसरी तरफ सोचा कि वो आदमी, उस नौकरी तो जिंदगी भर वहीं रहेगी। अगर वो ऐसे जोड़ कर रखेगा, इतनी फीलिंग से रहेगा, तो वो कैसे जिएगा, अपना घर परिवार कैसे चलाएगा। तो अगर उसके दृश्य से देखें तो ये बहुत बड़ा ही भयावह जो दृश्य था कि वो मरने वाले घर वालों से पैसे मांग रहा है बॉडी ले जाने के, या खुश होकर कुछ देकर जाने के लिए। सोच का विषय है कि ये खुश होने का विषय था या देने का विषय था, लेकिन वो देकर आए। जब मुझे ये जानकारी मिली तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा, बहुत सोचा इस बात पे कि ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं। सुप्रिंटेंडेंट ने पेड़ हटाने का आदेश स्वयं न देकर अपने अधिकारियों का सहारा क्यों लिया? सुप्रिंटेंडेंट का पेड़ हटाने का आदेश स्वयं इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह सचिवालय की कार्यशैली का अभ्यस्त हो चुका था और छोटे छोटे कार्यों को फाइलों और आदेशों में उलझाना उसका स्वभाव बन चुका था। जो काम बिना खर्च किए और कम समय में हो जाए, ऐसा काम करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो कुछ खर्च किया जाए और कुछ बात बने, कुछ मजा आए, कुछ लटके, तब उसमें आनंद आता है। इसीलिए वो काम जल्दबाजी में नहीं किया गया। सरकारी कार्यालय में काम जटिल और लंबे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सरकारी कार्यालय में हर कार्य एक निश्चित व्यवस्था से ही होता है। छोटे कर्मचारी अपने अधिकारी को देते हैं, अधिकारी अपने बड़े से, बड़ा अपने बड़े से, और इस टाइम में पैसा खर्च होता है और बहुत सारे लोगों को मनाने के लिए समय, आपको एनर्जी, आपको पैसा, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। हार्टिकल्चर विभाग के सेक्रेटरी के उत्तर को व्यंग्यपूर्ण क्यों कहा गया है? हार्टिकल्चर विभाग के सेक्रेटरी ने कहा कि उनका विभाग फलदार पेड़ों को काटने के पक्ष में नहीं है, वे तो पेड़ लगाओ अभियान में जुटे हुए हैं, अतः वे जामुन के पेड़ को काटने की अनुमति कदापि नहीं दे सकते। उसका उत्तर व्यंग्यपूर्ण इसलिए था क्योंकि उसे जामुन के फलों की तो चिंता थी, किंतु पेड़ के नीचे दबे आदमी की पीड़ा की चिंता उसे नहीं थी। मेडिकल विभाग पर क्या व्यंग्य किया गया? देखिए, ये जानकारी ली गई जब ये पहले तो जिस व्यक्ति ने ये सजेशन दिया कि आदमी को ही काट डालो पर प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है, उस आदमी के इस बेतुके आइडिया को फॉलो भी किया गया और मेडिकल विभाग से प्रश्न पूछने की हिम्मत भी की गई। इमरजेंसी के किसी भी काम को बड़े ठाट से निपटाते हैं। आदमी पेड़ के नीचे दबा पड़ा है, मेडिकल विभाग उसकी जांच के लिए प्लास्टिक सर्जन को बेचता है। वह भी छानबीन के लिए लेखक से फौरन एक्शन कहकर इस विभाग पर व्यंग किया करता है। वे मरते हुए प्राणी को बचाने के लिए अगले दिन की प्रतीक्षा करते हैं, फिर भी उसे फौरन एक्शन कहते हैं। यदि वे आराम से कार्यवाही करते तो ना जाने कितने दिन लगते। फौरन एक्शन में उसको 24 घंटे से ज्यादा लग गए और अंत में नतीजा ये निकला कि आदमी की सर्जरी तो हो सकती है पर आदमी मर जाएगा। अब आप सोचिए, इलाज हो और आदमी जिंदा ना रहे तो उस इलाज का क्या मतलब? लेखक ने कवियों पर क्या व्यंग किया है? उन्हें मरते हुए आदमी को बचाना प्रिय नहीं है। कवि अपनी कविता सुना, जो लोग कवि आए थे उन्होंने कविता सुनाई, लेकिन उन्होंने भी उस आदमी को बचाने की जरूरत नहीं समझी। कविता सुनाना, शायर को पेड़ के नीचे दबा हुआ जानकर चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए। कवि सम्मेलन की तरह भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी अगर कोशिश करते तो उसे बचा लेते, पेड़ को हटा देते, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं किया बल्कि उसके कविताएं सुनाने में उसका समय वेस्ट किया और अपने कर्तव्य निष्ठा को पूरा नहीं किया। फाइल पूर्ण हो गई में क्या व्यंग छिपा है? बहुत गहरा व्यंग है। सरकारी कार्यालय पर हर मनुष्य को जीते जी लटकाए रहने, सरकारी फाइलों में उलझाए रहने में ही उसके बेचारे के प्राण सूख जाते हैं। जिंदगी खत्म हो जाती है, उम्मीद खत्म हो जाती है, पैसा खत्म हो जाता है, शक्ति, सामर्थ्य सब खत्म हो जाता है। लेकिन फाइल तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसके प्राण नहीं चले जाते। तब तक आदमी का जीवन है, तब तक फाइल चलती है। जैसे ही आदमी के प्राण गए वैसे ही फाइल भी पूरी हो जाती है। यहाँ पर सरकारी कार्यवाही का जो ढीला रवैया है उस पर कटाक्ष किया गया है और काम को जितना लटकाया जा सके उतना काम को लटकाओ ताकि सामने वाला खुद ही तंग होकर आपसे दूर चला जाए। कैसा दृश्य है इसमें? अगर आपको व्याख्या समझ आई हो, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी इस पाठ के बाद में। प्लीज वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।